हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स को लेकर। यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं। ये मॉडल पेपर दोस्तों हमने हाल फिलहाल की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे मिलकर दोस्तों बनाए हैं और काफ़ी दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आजकल के जो एडवांस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ की आपको नॉलेज मिल जाएगी और ये बिल्कुल आपके यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के सिलेबस को सूट करते हैं और इनके आने की दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावनाएं दोस्तों रहेगी। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई थी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज चलाई थी, उसको भी आप जरूर देख लेना। और ये सीरीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रीवियस सीरीज रही है। तो आज हम दोस्तों आपके लिए पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। चलिए आज के मॉडल पेपर को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन 5√5(1) इज 1/625। आपको बताना है कि इस प्रोग्रेशन का कौन सा जो टर्म है दोस्तों आपका 1/625 होगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखें कि ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या है। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोग्रेशन है दोस्तों आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें दोस्तों जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, √5/5, बेसिकली 1/√5 के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जहाँ पर जो 2 सक्सेसिव टर्म है उनका जो रेशियो है वो सेम है। दैट्स वाई ये आपके जीपी पे है। ठीक है, तो जब जीपी में दोस्तों अगर हम जनरल टर्म यानी कि nth टर्म की दोस्तों बात करें तो उसकी वैल्यू होती है AR⁻n-1, जहाँ पर a आपका पहला टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो nth टर्म है वो आपका 1/625 है, यानी कि जो an है उसकी वैल्यू है 1/625 एंड a यानी कि पहला टर्म दैट इज 5। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये जो n की वैल्यू है वो दोस्तों आपने निकालनी है। तो यहाँ से दोस्तों पहले वैल्यू को रख दीजिए, 1/625 बराबर हो जाएगा a की जो वैल्यू है वो है 5 और r की जो वैल्यू है वो है 1/√5 की पावर n-1। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए 5 को आप इधर ले आइए। 625 की दोस्तों मैं बात करूँ तो ये 5 की पावर 4 होता है, तो 5 की पावर 4 और ये 5 आ जाएगा तो 5 की पावर 5 बन जाएगा एंड दिस इज 1/√5 की पावर n-1। ओके, नाउ अब दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए। 5 की पावर 5 बराबर हो जाएगा 5 की पावर, देखिए √5 हुआ 5 की पावर 1/2 की पावर दोस्तों हो गया n-1। ओके, सो यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 5 बराबर हो जाएगा 1/2 n-1 एंड यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि n-1 बराबर 10, सो n विल बी इक्वल टू 11। ओके, यानी कि जो 11th टर्म होगा वो 1/625 के बराबर होगा इस प्रोग्रेशन के, यानी कि 11th इज अ राइट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है जिसमें आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएलटी ग्रेड का दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है और बहुत बार इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन आता है। द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ABC whose probability of solving it is 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. The probability that the problem will be solved। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दी गई और A स्टूडेंट, B स्टूडेंट, C स्टूडेंट की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/4 और 1/4 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी का मतलब सीधा सीधा है कि या तो उसको A सॉल्व कर लेगा या B कर लेगा या C कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C दोस्तों आपने निकालना है। ओके, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C दोस्तों कैसे निकलेगा, इसके लिए तो दोस्तों एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक चीज को समझना है, वो है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी दैट इज द मेन फैक्टर जो यहाँ पर समझने की बात है। इंडिपेंडेंसी का अर्थ ये है कि यहाँ पर A के
किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बी से इंडिपेंडेंट है, वहीं सी से इंडिपेंडेंट है। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो बी उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसी बी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो सी या ए उसको सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपस में सबके सब इंडिपेंडेंट है। हमें इसी रूल का दोस्तों यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार है तो वो भी आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार के बराबर होता है। हमें दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है। हम देखिए दोस्तों यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं, देखिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका सम होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का हम दोस्तों इसको बार लिख सकते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी यूनियन सी 1 माइनस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। हमने दोस्तों ये रूल पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। किसी इवेंट के होने की प्रायिकता प्लस उसके ना होने की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। या तो इवेंट वो होगा या तो नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो देखिए अब क्या होगा, बाय द डी मॉर्गन लॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ओके, नाउ वी नो दैट बिकॉज दे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होता है, ये रूल लग जाएगा। यानी कि 1 माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार into probability of b bar into probability of c bar. Okay, now what is the probability of a bar? That is 1 minus probability of a. Okay, similarly probability of b bar क्या हो जाएगा, 1 minus probability of b and 1 minus probability of c. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus probability of a, 1 minus probability of b and 1 minus probability of c. Now ये दोस्तों आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, ये है 1 माइनस 3/4, ये हो जाता है 1 माइनस 1/4। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इज 1/2 इंटू दिस इज 1/4, दिस इज 3/4। ओके, सो इसको दोस्तों जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 चुको 16 दूनी 32 और 32 में से 3 गया दोस्तों बचता है 29/32। सो 29/32 इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक टारगेट को किसी ए बी सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी होगी, है ना, और ये प्रोबेबिलिटी भी इंडिपेंडेंट है आपस में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट हिट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से है और आपको एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दोस्तों दी गई है। और इम्प्लिसिट इक्वेशन दोस्तों अगर आपको दी गई है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे, तो दोस्तों इसको हम देखिए 2 मेथड से दोस्तों हम कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों आपकी जो नॉर्मल मेथड होती है इम्प्लिसिट इक्वेशन, यानी कि दोस्तों x² प्लस 3xy प्लस y² बराबर 1 है। इसको दोस्तों मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन दोस्तों यहाँ से dy/dx की वैल्यू को निकाल दूंगा, ठीक है। एक मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक मॉडर्न मेथड बता रहा हूँ जिसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट दोस्तों मैं इसको मान लेता हूँ fxy, ठीक है। तो अगर fxy दोस्तों बराबर अगर कोई 1 या कांस्टेंट दोस्तों दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि दोस्तों जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालूंगा, क्योंकि x और y का दोस्तों ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि हम इसको ऐसे निकालते हैं, कैसे, del f अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del f अपॉन del y इंटू डी वाई बराबर दोस्तों हो जाएगा 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं dx को इधर डिवाइड में ले आऊँ तो del f अपॉन del x प्लस del f अपॉन del y इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से जो डी वाई बट्टे डी एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में del f अपॉन del x डिवाइडेड में del f अपॉन del y। ये दोस्तों आपका एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट दोस्तों फॉर्मूला है। मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे निकलता है। यानी कि अगर मुझे dy बट्टे डी एक्स निकालना है तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x,
पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y और दोनों का रेशियो ले लूंगा, आगे से माइनस लगा दूंगा। तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले dy/dx है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y। देखिए आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, आगे से लगेगा माइनस, डिवाइडेड बाय, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x प्लस 2y। दैट्स इट। तो देखा आपने एक लाइन में आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। तो ये दोस्तों आपका एक तरीका होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म में और इस तरह की फॉर्म में है, सो इस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना dy/dx कैन बी रिटन इज माइनस del f अपॉन del x डिवाइडेड बाय del f अपॉन del y। इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही काम का फॉर्मूला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx माइनस 2 बट्टे fx प्लस 2 बराबर 0 है। देन आपको दोस्तों लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx की वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो लिमिट है वो कहीं भी घुस जाती है और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो रूल का उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू fx अपॉन gx है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx बट्टे लिमिट x टेंड्स टू a gx। ओके, ऊपर नीचे चले जाती है। इन द सेम मैनर लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx है, उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। हम यहाँ पर ये दो रूल का एक साथ प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिमिट्स को ऊपर नीचे लगा दूंगा तो हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx, ठीक है, और माइनस में 2 डिवाइड में ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx में प्लस 2 और ये बराबर है दोस्तों 0। अब ये दोस्तों यहाँ पर से लिमिट अंदर चले जाएगी तो हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx। देखिए दोस्तों एक ध्यान रखना है कि ये तो कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड नीचे अगर देखा जाए तो ये है आपका लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx दोस्तों हो जाएगा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोस्तों ये 0 है तो ये वैल्यू इधर को चली जाएगी, तो यहाँ से फाइनली लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 बराबर 0। सो लिमिट में x टेंड्स टू 1 fx है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। हेंस जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि 2 इज अ राइट आंसर। बहुत आसान है। ऊपर नीचे दोस्तों आपने क्या करना है, लिमिट्स को लगा देना है और डायरेक्टली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें x है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिंपली आपने क्या करना है, जो नीचे वाला फैक्टर है आप उसको इधर को ले जा लेंगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपने क्या करना है दोस्तों, उन स्टेटमेंट में से एक एसरेशन है और एक रीजन दिया हुआ है और आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। सबसे पहला देखिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज लाइक समेशन n बराबर है 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n है, इसको आप फाइंड नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए आप यहाँ पर अगर देखें तो ये -1 की पावर, देखिए 1 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर ही हो जाएगा +1, फिर अगला हो जाएगा -1 का क्यूब। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये दोस्तों आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू -1 के बराबर है। कॉमन रेशियो दोस्तों जैसे r है तो उसकी वैल्यू आपकी अगर मान लेते हैं -1 है या 1 है तो इस केस में आप दोस्तों इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली दोस्तों अगर देखा जाए तो -1 पे दोस्तों यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट पर इसका सम क्या होगा। फाइनाइट वैल्यूज अगर दोस्तों होती तब भी हम इसका सम फाइंड आउट कर पाएँ, वो डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। बट लेकिन दोस्तों जब ये इनफाइनाइट सीरीज है तो फिर आप इसका सम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो आप इसके सम को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि भैया आपका जो इनफाइनाइट पे आपको वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आप जैसे कि इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म, जैसे मान लेते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म है, तब भी दोस्तों आप इसको पता कर पाएँ, लेकिन इस केस में आप इसको पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए वाला दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, अब अगला है समीशन है n बराबर 1 से लेकर
इन्फिनिटी आर की पावर n और इसका सम क्या है 1/1 माइनस आर। तो देखिए जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ऐसे से चलता चला जाएगा। और ये दोस्तों आपकी इन्फिनिट जीपी है। इन्फिनिट जीपी में जो वैल्यू होती है वो होती है a/1 माइनस आर, ठीक है, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है -1 से लेके 1 के बीच में है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो पहला टर्म है वो आर है, बट्टे जो कॉमन रेशियो है वो होना चाहिए 1 माइनस आर, यानी कि इसका जो सम है आर बट्टे 1 माइनस आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दे रखा 1/1 माइनस आर, जो आर है वो इनने गैप कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये वाला दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए वो तो ट्रू है, बट लेकिन जो आर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, -1 की पावर n है, इसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपको यही नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। और इसी तरह से जो यहाँ पर रीजन है ये तो दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू होनी चाहिए आर बट्टे 1 माइनस आर, a/1 माइनस आर फॉर्मूला से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज। आपने बताना है कि दो प्लेन जब आप दोस्तों इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास दोस्तों जैसे दो प्लेन है, जैसे एक प्लेन इस तरह से है, ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों हम मान लेते हैं दूसरा प्लेन से मान लेते हैं, इसको इस तरह से मान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से अगला प्लेन है ये, ठीक। तो ये दोस्तों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन रही है, लाइन बन रही है। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। ये हमारे पास दो प्लेन है, ये दो प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो दोस्तों क्या बनती है, जहाँ पर ये मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनती है, ये लाइन बनती है। इस लाइन की दोस्तों हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब एक प्लेन की दोस्तों जो इक्वेशन है वो दी हुई है r.n1 वेक्टर बराबर है q1, ओके, और दूसरी दे रखी है भाई r.n2 बराबर है q2, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अगर प्लेन है तो r.n1 वेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। n2 वेक्टर क्या होगा दोस्तों, जो कि इस प्लेन पर वेक्टर जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं फॉर्मूला को, अदरवाइज दोस्तों इसको सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हम आपस में इसको इंटरसेक्ट करके सॉल्व करवा सकते हैं और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए n2 वेक्टर बराबर हो जाएगा q2। तो मैं काम करता हूँ, देखिए हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर n1 है तो मैं काम करता हूँ इस बोथ साइड में 1 और 2 है, इस दोनों साइड में दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर n2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्री n2 वेक्टर, बिकॉज ध्यान रखना है ये स्केलर है, ये भी स्केलर होगा, ठीक है, ये दोनों स्केलर हैं। और तो आप n2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से r.n2 वेक्टर है, यहाँ पर आपने n1 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डिनरी दोस्तों मल्टीप्लाई रहेगा, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा r.n2 और यहाँ पर हो जाएगा n1 वेक्टर माइनस में r.n1 इंटू n2 वेक्टर बराबर q2 n1 माइनस q1 n2 वेक्टर, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये दोस्तों आपका एक फॉर्मूला है r.n2 इंटू n1 माइनस r.n1 इंटू n2। तो दोस्तों ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, दैट इज n1 क्रॉस n2। तो ये फॉर्मूला होता है r.n2 इंटू n1 माइनस r.n1 इंटू n2 बराबर हो गया q2 n1 वेक्टर माइनस q1 n2 वेक्टर। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की जो इक्वेशन है उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन विल बी दिस, ओके। सो इन दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व इट, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसरेशन एंड अदर इज रीजन। अगेन एसरेशन है द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज -1।
तो दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपने अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है की पावर 19 है, तो अगर आपने सिंपली क्या करना है, अगर इसके कोफिशिएंट का सम निकालना है तो आप x की जगह पे डायरेक्टली 1 रख देते हैं, ठीक है। यानी कि आप सीधे सीधे x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर है दोस्तों 19, यानी कि 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 की पावर 19 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 1। तो इट इज करेक्ट, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट इसका क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद रीजन की बात अगर मैं बात करूं तो जैसे कि x प्लस वाई की पावर n है, तो यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट का सम भी 2 की पावर n होता है। तो अगर दोस्तों जब इसको खोलते हैं तो ये आता है NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y2 एंड सो ऑन NCn x की पावर 0 और y की पावर n आता है। तो ये इसकी कोफिशिएंट है NC0 NC2 से लेकर NCn। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, देन यू विल गेट NC0 प्लस NC1 से लेकर NCn बराबर x प्लस वाई, यानी कि 1 1 रख देंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 2 की पावर n, ओके। बट यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ा जो डिफरेंट अप्रोच है उसका हमने यूज़ किया। यहाँ पर डायरेक्टली हमने x बराबर 1 रख के हमने डायरेक्ट आंसर प्राप्त किया है, जबकि यहाँ पर हमने एक विशेष एक परिणाम यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी एक स्पेसिफिक चीज़ को बताता है, ठीक है। जैसे कि x प्लस वाई की पावर n है तो वहाँ पर x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पे दोस्तों हमें यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है, जबकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक। तो इस केस में दोस्तों आपका ये दोनों तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स वाई डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, बट इसको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर केवल x और यहाँ पर x और y है। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे 1 रख दिया तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स दोस्तों निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, देखिए बार बार आते हैं। आपको रैंक निकालनी है, रैंक निकालने के दोस्तों हम इसको इक्लोन फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया 4 9 16, ये हो गया 4 9 16 25, देन इसके बाद हो गया 9 16 25 एंड 36। ना उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 25 36 एंड 49, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम ये रहेगा कि हमें दोस्तों यहाँ से क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है। तो मैं काम करता हूँ, देखिए इनके बीच का जो गैप है उसको मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर से सबसे पहले R4 माइनस R3 मैं लगाता हूँ, तो देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। और साथ साथ R4 माइनस R3 और R3 माइनस R1, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो जो गैप है मैं दोस्तों उसको यहाँ पर कवर अप कर लेता हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, R4 माइनस R3 साथ ही साथ में R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1 ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करूँगा एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 16 में से 9 गया तो बच जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही 25 में से 16 को माइनस करना है, तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद 36 में से इसको माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। इसके बाद कितना बचना चाहिए यहाँ पर, 13, ठीक है। फिर इसके बाद 9 में से 4 गया 5, फिर 16 में से 9 गया 7, फिर यहाँ पर बच जाएगा 9 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 11। फिर इसके बाद 4 में से 1 को माइनस करना है, दैट इज़ 3, ये हो गया 5। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 एंड दिस इज़ 9, तो ये हो गया 1 4 9 एंड 16, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगेन फिर से वही ऑपरेशन लगाते हैं। अगेन नीचे से स्टार्ट करूँगा, R4 माइनस R3, देन R3 माइनस R2, ओके, देन R2 माइनस R1, ओके। ये हमारा काम रहेगा। तो यहाँ से मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा दोस्तों। 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और 13 में से 11 गया 2। फिर 5 में से 3 गया 2,
5 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 11 में से 9 गया, वो भी 2 आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद 3 में से 1 गया 2, यहाँ से 5 में से 4 गया 1, 7 में से 9 गया, ये आपका -2 आ रहा है। एंड इसके बाद 9 में से 16 गया तो माइनस आता रहा, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। 1, 4, 9 एंड 16। ओके, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। जो था ये था 3, 5, 7, 9 एंड ये वाला जो ऑपरेशन इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये 2, 2, 2 ये सेम हो गए। तो हमने एक काम करना है, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R4 माइनस R3। R4 माइनस R3 दोस्तों करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 4, 9, 16 एंड दिस इज 3, 5, 7, 9। तो यहाँ से 2, 2, 2, 2 और ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका 0, 0, 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो आपकी 4 से कम रहने वाली है। ओके, इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो मैं एक ऑपरेशन दोस्तों और लगा सकता हूं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, R2 माइनस R3 कर देता हूं। तो R2 माइनस R3 करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1, 4, 9, 16। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5 एंड 9 में से 2 गया 7 और ये यहाँ पर दोस्तों आपका 2, 2, 2, 2 रहेगा, ठीक है। 0, 0, 0, 0। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर से हमने चेक कर लिया है इक्लोन फॉर्म में। तो ये वाला तो दोस्तों आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब जो इसकी रैंक है वो 4 से तो लेस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि जब ये दोस्तों वैल्यू निकल कर आ रही है तो फिर इस केस में दोस्तों यहाँ पर इसको आप 0 नहीं कर सकते, किसी भी हालत में दोस्तों आप 0 नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप कोई भी 3x3 का डिटरमिनेंट देख लो निकाल के, अगर वो दोस्तों आपका नॉन ज़ीरो आता है तो फिर इस केस में जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। जैसे कि हम यही देख लेते हैं 1, 4, 9, जैसे मान लेते हैं मैं ये 3x3 का डिटरमिनेंट देखता हूँ। अगर ये नॉन ज़ीरो आएगा तो फिर रैंक दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 वाले का तो 0 आ रहा है। 4x4 का दोस्तों जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 0 आ रही है। एक बार एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू को निकाल के देखता हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा बनाता हूँ। 1, 4, 9 है, मैं इसको 4, 9, 16 लिखा हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 16 में से 9 गया दोस्तों 7 और फिर यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 9, ठीक है। आप इस तरह से इसको बना लीजिए एंड देन इसके बाद दोस्तों हम इसको जब खोलेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1, 4, 9, इसको दोस्तों मैं थोड़ा और शॉर्ट बनाता हूँ। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 5 गया 9 में से 4 गया 5 एंड यहाँ पर से दोस्तों 7, मतलब कि इसको मैंने थोड़ा सा और दोस्तों यहाँ पर से शॉर्ट बना दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लगा देता हूँ। तो 1, 4, 9 देन इसके बाद मतलब इसकी वैल्यू दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे तो -8 के दोस्तों बराबर आएगी, विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो अगर ये नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी रैंक है दोस्तों आपकी 3 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। देखिए पहला है स्टेटमेंट की एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज P प्लस IQ, यानी कि दोस्तों अगर आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दोस्तों आप P प्लस IQ की फॉर्म में रख सकते हैं, जहां पर P और Q आपके एक हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि जो हर्मिशन मैट्रिक्स होती है दोस्तों बेसिकली क्या होती है, ये A थीटा के बराबर होती है। मतलब जब A थीटा बेसिकली क्या होता है कि जब A थीटा A के बराबर होता है तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि A के बार का जो ट्रांसपोज है वो A के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशन दोस्तों मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हर जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दोस्तों हम
यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस आई क्यू की फॉर्म में, जहां पर P और Q दोनों के दोनों आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह से ए और बी अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है दोस्तों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। यहाँ पर 1 से लेकर e है 1/x², e की पावर में है 1 प्लस log x dx। दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट दोस्तों करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखिए e की पावर 1 प्लस log x है दोस्तों, मैं इसको e की पावर 1 इंटू ई की पावर log x दोस्तों लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए e तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा दोस्तों, 1 से लेकर e हो गया। e की पावर log x दोस्तों एक्चुअली क्या हो गया, x हो गया बट्टे हो गया x² dx। यहाँ से x दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड नाउ वी हैव 1 से लेकर e 1/x dx। नाउ वी नो दैट 1/x का दोस्तों जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, और ये हो जाएगा 1 से लेकर e। वी नो दैट कि जो log e माइनस दिस इज log 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e दोस्तों, 1 होता है, log 1 0 होता है। तो फाइनली दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।